हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग का तैयारी अच्छा खासा चल रही होगी बीपीएससी का। देखिए दोस्तों, आज मैंने आप लोग लेके आया हूँ क्लास, जो कि इस बार बीपीएससी में स्टेट जो क्वालिफाइड है क्लास 9th 10th के लिए सामाजिक अध्ययन का यह सीरीज चल रहा है। उसमें कल मैंने 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन हिस्ट्री का करवाए थे। आज मैंने 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी का करवाएंगे। फिर अगले सीरीज में 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का होगा, फिर पॉलिटी का होगा। तो इस तरह से एक के बाद अल्टरनेट करके आपका ये सीरीज चलते रहेगा। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है ना, इस तरह से चलेगा। तो चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्योंकि देखिए अब इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ये अच्छे संघनन केंद्र हैं। दूसरा है ये जल का अवशोषण करते हैं, या इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन का प्रक्रिया होती है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि देखिए वायुमंडल में क्या होती है कि धूल कणों की आर्द्रताग्राही कण कब होती है, मतलब उसको कब हम कहते हैं, ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द क्या होती है, हवा की ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, तो ये सभी सभी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य किन देशांतरों के बीच अवस्थित है। तो देखिए ऑप्शन है लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, लगभग 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा लगभग 84 डिग्री पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर तक क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, समुद्र तल पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो ऑप्शन है पहला कि 1014.23 मिलीबार, या 1013.25 मिलीबार, या 1210.10 मिलीबार, या 1521.28 मिलीबार। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों यह हो जाएगा इसका 1013.25 मिलीबार। ठीक है ना, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब इतना होती है। ठीक है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वायु दाब कम होते जाता है, और ज्यों ही हम 300 मीटर की ऊंचाई पर वायु दाब लगभग 34 मिलीबार कम हो जाता है। 300 मीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो वहां पे कितना मिलीबार कम हो जाता है, 34 मिलीबार कम हो जाता है। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे। दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं, कंदरा कहते हैं, या यू आकार की घाटी, या भी आकार की घाटी, या भ्रंश घाटी। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों यह भ्रंश घाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भ्रंश घाटी। क्योंकि दो समांतरों के जो बीच भ्रंशों के बीच जो धंसे हुए भाग होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। और यह घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच क्या होती है, चट्टानी चट्टानी जो होती है ना, स्तंभ, वह नीचे की ओर धंस जाती है, और उस स्थिति में क्या होता है कि भ्रंश घाटियां लंबी, संकरी वह गहरी होती है। ठीक है ना, इन्हें जर्मन भाषा में गैव्रेन कहा जाता है। जर्मन भाषा में इसको क्या कहा जाता है, गैव्रेन कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे। उत्तरी गोलार्ध में फेरेल के नियम के कारण पवनें विक्षेपित होती हैं। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन है आपको इस प्रकार से है, इसके दाईं ओर, इसके बाईं ओर, इसके उत्तर की ओर, या इसके दक्षिण की ओर। ठीक है, तो इसका पहला हो जाएगा। ठीक है ना, इसके दाईं ओर। यह किसके कारण होता है, कोरोलोइस बल के कारण क्या होती है, पवन जब उत्तर गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। यूरेनियम का, प्लूटोनियम का, थोरियम का, या पोलोनियम का। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम का। किसका हो जाएगा, प्लूटोनियम का। ठीक है ना, प्लूटोनियम का निर्माण मनुष्य द्वारा, ठीक है ना, किया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से पाया नहीं जाता है। प्लूटोनियम की खोज वैज्ञानिक जो थे एनरिक फॉर्मी ने किया था। कौन किए थे, एनरिक फॉर्मी ने, और उनके सदस्य दल ने मिल के किया था। कब, 1934 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1934 ईस्वी में। और प्लूटोनियम का जो प्रथम बार का उत्पादन हुआ था वह हुआ था आपको 1940 में। कब हुई थी, 1940 में हुई थी। और क्या होता है कि प्लूटोनियम
का जो 239 जो होती है नाभिकीय हथियारों में, उसका विखंडन के तत्व के रूप में प्रयोग होता है। कितना? 239 में नाभिकीय विखंडन के रूप तत्व के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या खंड पर्वत? देखिए, दो समांतर भ्रंशों के जो बीच उठे हुए भाग होता है उसको हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है ना। या दो समांतर भ्रंशों के बीच के जो खंड होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ऊपर उठ जाने के कारण वो क्या होती है, दो समांतर भ्रंशों के बाहरी भूखंडों को क्या होती है कि वह नीचे धंसी हुई रहती है। उससे जो निर्मित भूमि या पर्वत होता है वह किस प्रकार का पर्वत कहलाता है? तो वह ब्लॉक पर्वत कहलाता है। किस प्रकार का पर्वत कहलाता है? ब्लॉक पर्वत कहलाता है। ठीक है, चलते हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है मई से सितंबर तक, नवंबर से जनवरी तक, अक्टूबर से जनवरी तक या जून से सितंबर तक? ठीक है ना। यह जो चलती है वह जून से सितंबर तक चलती है। कब चलती है? जून से सितंबर तक चलती है। ठीक है, चलते हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, कैमूर पठार या नवादा पहाड़ी क्षेत्र या राजगीर पहाड़ी क्षेत्र? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र। किससे? सोमेश्वर की पहाड़ी, जो कि बिहार के उत्तर पश्चिमी भागों में आच्छादित करती है और मैदान की अपेक्षा करने पर क्या होती है, यह सभी हिमालय श्रेणियों से, ठीक है ना, हिमालय श्रेणियों की सबसे निचली और बाह्यतम श्रेणी है। ठीक है ना, यह क्या है? हिमालय की सबसे निचली और बाह्यतम श्रेणी है, जो सबसे लंबी श्रेणी का एक भाग का निर्माण करती है। ठीक है, उसी तरह से जैसे मान के चलिए जो लंबाई में देखा जाए तो पूरे नेपाल के साथ वो क्या करते हैं, दलदली और पर्वतीय क्षेत्र में जो निर्माण करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। ठीक है ना। सोमेश्वर श्रेणी राज्य की उत्तरी सीमा के साथ साथ क्या है, लगभग 46 मील की दूरी तक फैली हुई है और ऊंचाई में भिन्न भिन्न होती है। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा कि वाल्मीकि बाघ अभयारण्य किस पहाड़ी में है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी में। किस पहाड़ी में है? सोमेश्वर की पहाड़ी में। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे। जब जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करती है तो उसकी तिथि क्या होती है? देखिए, जब जहाज पश्चिम से पूर्व की ओर जो जाएगी तो एक दिन बढ़ जाती है। क्या होती है? एक दिन बढ़ जाती है। क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्या होती है? एक दिन बढ़ जाती है। और उसके बाद अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगी तो एक दिन क्या होगा? घट जाएगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित को मिलान करना है। अब देखिए, मिलान करना है तो हम कैसे मिलान करेंगे? जैसे पहला है खेतरी, तो खेतरी जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, जो कि राजस्थान में। ठीक है ना। तो पहला यानी कि एक का हो जाएगा पहला नंबर नेवेली। नेवेली लिग्नाइट कोयला। नेवेली में क्या पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला। ठीक है ना। नेवेली में क्या है? लिग्नाइट कोयला। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? सुमेलित करना है। तो नेवेली में क्या पाया जाता है? लिग्नाइट। ठीक है ना। फिर जादूगोरा। जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोरा जो है वह आपको किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और उसके बाद कुंदेरमुख। कुंदेरमुख जो है वो लोहा की खान है। कुंदेरमुख किसका खान है? लोहा की। तब देखिए इसमें हमको चेक करना है कौन सा होता है। तो देखिए, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, यानी कि पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, ठीक है ना, और तीसरा का चौथा, तीसरा का चौथा और चौथा का तीसरा, चौथा का तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से याद रख लिया, खेतरी तांबा के लिए, नेवेली लिग्नाइट के लिए, जादूगोरा यूरेनियम के लिए और कुद्देरमुख क्या है? लौह अयस्क का खान है। ठीक है, चलते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन। चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? बालू का प्रस्तर क्षेत्र में, चूना पत्थर क्षेत्र में या ज्वालामुखी क्षेत्र में या जलोढ़ निर्मित क्षेत्र में? तो यह जो हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा चूना पत्थर क्षेत्र में। ठीक है ना। चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में होती है? चूना पत्थर वाले क्षेत्र में ज्यादा होती है। किस क्षेत्र में होती है? चूना पत्थर वाले क्षेत्र में ज्यादा होती है। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जोन एस्ट्रेटा सिद्धांत का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? टेलर, ब्लैंचार्ड, हर्बर्टसन या हॉटसन? तो इसका जो किया गया था दोस्तों, टेलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जोन एस्ट्रेटा सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? टेलर नामक भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था। ठीक है ना। जोन एस्ट्रेटा सिद्धांत को प्रवास कटिबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
प्रवास कटिबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। और यह सिद्धांत मानव प्रजातियों के संबंध से प्रतिपादित होता है। किसके द्वारा? मानव सिद्धांतों के लिए वह प्रतिपादित होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई? मतलब वृद्धि में उस समय कम पाया गया, ऋणात्मक पाया गया, कम ह्रास हुआ उस समय। तो वह किस जनगणना में? तो देखिए यह जो हुआ था 1921 ईस्वी की जनगणना में। किस जनगणना में? 1921 ईस्वी की जनगणना में। ठीक है ना। 19 ईस्वी की जनगणना में क्या हुआ था कि भारत की जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई थी, और इसलिए 1921 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितना था? मतलब कि 251.32 कितना? 32 मिलियन, 251 ठीक है ना, 32 मिलियन थी। जबकि इससे पूर्व जो आंकड़ा 1911 में किया गया था, उस समय कितना था? 252। उस समय था दोस्तों 252.09 मिलियन था। कितना था? 252.09 मिलियन था। मतलब कि 1911 से लेके 1921 के दशक में जनसंख्या में 0.77, ठीक है ना, मिलियन की कमी हुई थी। 0.77 मिलियन की क्या हुई थी? कमी दर्ज की गई थी। इसी कारण से जननांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। इसी कारण से क्या होता है? 1921 को जननांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है ना, या इसी को वृद्धि ऋणात्मक कहते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? मतलब देखिए, आयात मतलब होता है अपने देश में दूसरे देश से लाना, और निर्यात मतलब होता है अपने देश से दूसरे देश में भेजना। तो भारत की किस बंदरगाह से लौह अयस्क सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है? निर्यात होती है। तो भारत का जो है दोस्तों वह है आपको विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव। ये जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना, विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव, इस बंदरगाह से क्या होती है कि सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ठीक है ना, विशाखापट्टनम से जापान को लौह अयस्क निर्यात होता है। कहाँ? जापान को। जबकि मुर्मुगांव बंदरगाह से लौह अयस्क नामक मैग्नीज जो होता है वह कहाँ के लिए निर्यात होता है? यह मुर्मुगांव कहाँ है दोस्तों? तो सबसे पहले यह गोवा में है, जो कि जुआरी नदी के बाएं तट पर प्राकृतिक बंदरगाह है। यह मुर्मुगांव कहाँ है? गोवा में है। ठीक है ना, कहाँ है? गोवा में है। और किस नदी पे? जुआरी नदी पे। किस नदी पे? जुआरी नदी के पूर्वी तट पे। ठीक है ना, पूर्वी तट पे। कैसा बंदरगाह है यह? तब प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब होता है जिस बंदरगाह को इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया, खुद भगवान के द्वारा बनाया गया, प्रकृति के द्वारा बना हो। ठीक है ना, उसको हम लोग प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दक्षिण अमेरिका का कौन सा महादेश है जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी है? ठीक है ना, तो देखिए वेनेजुएला, पेरू, चिली, ब्राजील। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादक देश है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है ना, 42 नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार से, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही कथन कौन है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, या औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, या निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, या उपयुक्त सही? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? उपयुक्त सभी। ठीक है, चलते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पे। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? कौन सा गलत है इसमें, उसको पता लगाना है। देखिए, चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग है, या डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, या इथियोपिया की राजधानी सुवा है, या दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा गलत है? देखिए, चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग है, सही है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, ये भी सही है। ठीक है ना, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, लेकिन इथियोपिया की राजधानी सुवा नहीं है। ठीक है ना, यह क्या है? इथियोपिया की राजधानी सुवा नहीं है। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? अदिस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? यहाँ हो जाएगा अदिस अबाबा। ठीक है ना, अदिस अबाबा। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन। कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है? कैस्पियन सागर झील कहाँ अवस्थित है? पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में, पूर्णतः एशिया महाद्वीप में, या कुछ अफ्रीका में और कुछ एशिया में, या कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। ठीक है ना, तो यह कहाँ हो जाएगा आपको? यह हो जाएगा आपको कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में स्थित है। ठीक है ना, क्या कैस्पियन कुछ एशिया और कुछ यूरोप में स्थित है।
कैस्पियन सागर झील कुछ एशिया एवं कुछ क्या है, यूरोप में स्थित है। अपने बृहद आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 4,30,000 वर्ग किलोमीटर है। रूस, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान तथा कजाकिस्तान, ठीक है ना, इस देश में इस झील की सीमा लगती है। और यह यूरोप की प्रसिद्ध नदी वोल्गा कैस्पियन सागर झील में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। भूमध्य सागरीय समुद्री जलवायु की विशेषता क्या है? ठीक है ना, तो इसकी विशेषता क्या है? तो यह क्या है, शुष्क ग्रीष्म और आर्द्र सर्दियाँ। यहाँ पे क्या होती है, शुष्क भी है, ग्रीष्मकाल भी है और आर्द्र सर्दियाँ भी है। तो इसका सही हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब 46 पे। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होती है? दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होती है? तो यह होती है 22 दिसंबर को। ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत 22 दिसंबर को होता है। और इस दिन क्या होता है कि मकर रेखा पर लंबवत, इस दिन क्या होती है, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है सूर्य। इस समय सूर्य की किरणें क्या होती है, मकर रेखा पर क्या होती है, लंबवत पड़ती है। और यह दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म दक्षिणी गोलार्ध में जो पड़ती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रीष्म अयनांत का समय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीष्म अयनांत का समय कहा जाता है। ठीक है ना, चलते हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन, पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है? तो पौधों की उपज के लिए सबसे अच्छी मृदा जो मानी जाती है वह दोमट मृदा मानी जाती है। कौन सी मृदा मानी जाती है? दोमट मृदा मानी जाती है। ठीक है ना, पौधों की उपज के लिए सबसे अच्छी मृदा दोमट मृदा मानी जाती है। दोमट एक प्रकार की क्या है, वह मिट्टी है जो फसलों के लिए क्या होती है, अत्यंत उर्वरक मानी जाती है। इसमें लगभग देखा जाए तो 40% सिल्ट होती है। 40% क्या होती है, सिल्ट पाई जाती है। ठीक है, 20% चिकनी मिट्टी होती है। कितना होती है, 20% चिकनी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होती है, 40% बालू भी पाया जाता है। 40% क्या होती है, बालू भी पाया जाता है। ठीक है ना, 40% बालू होती है तथा पानी वायु प्रवेश हेतु अर्थात अधिक छिद्रिल होने के कारण क्या होती है, फसलों की उर्वरा शक्ति इसमें अधिक होती है। छिद्रिल का मतलब क्या होता है, वह पानी का क्या होती है, अपने आप में अपसर्जन अपने आप में क्या होती है, वो मिला लेते हैं। ठीक है ना, इसके कारण क्या होती है, वहाँ पे कुछ समय के लिए पानी को वो रोक भी सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 48 नंबर क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा गंडक, कमला, बागमती। यह किधर से आकर मिलती है, उत्तर से आकर मिलती है। और यह किस में मिल जाती है, तो गंगा नदी मिलती है। सभी कहाँ से आती है, तो वह हिमालय की पर्वत से निकलती है। ठीक है ना, तो 48 नंबर जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, उसी को सरयू, फिर आ जाता है आपको घाघरा, कमला, बलान, कोसी, महानंदा, ठीक है ना, बागमती नदियाँ, गंगा, ये सब कहाँ से आकर मिलती है, उत्तर से आकर मिलती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 49 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत के पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, तो भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है दोस्तों, तो पीटर्सबर्ग भारत का जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जमशेदपुर को। अब देखिए यहाँ पे पीटर्सबर्ग, जहाँ पे क्या होती है कि 1907 इसमें जमशेद टाटा जी ने जिसको टिस्को की स्थापना की थी, तो टिस्को की स्थापना कहाँ हुई थी, जमशेदपुर में। कितना ईस्वी में, 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, और यह भारत की पहली निजी स्टील कंपनी है। टिस्को क्या है, भारत की पहली निजी किस चीज़ की कंपनी है, स्टील की कंपनी है। किसकी कंपनी है, स्टील की। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सबसे छोटा घुमावदार पर्वत कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटा घुमावदार पर्वत, यहाँ पे ऑप्शन है विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत या शिवालिक पर्वत। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा घुमावदार पर्वत अरावली पर्वत है। कौन सी पर्वत है, अरावली पर्वत है। ठीक है ना, यह जो है हिमालय पर्वत भारत की सबसे युवा श्रेणी की है और दो टेक्टोनिको प्लेटों के टकराने से बना था। हिमालय जो कैसे बना था, दो टेक्टोनिक प्लेट के क्या होते हैं, टकराने से बना था। और यह एक नया वलित घुमावदार पर्वत है। कैसा पर्वत है, नया वलित घुमावदार पर्वत। अब शिवालिक पर्वत की हम बात कर लेते हैं, तो यह श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। यह क्या है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। और अरावली जो है, अरावली पर्वतमाला सबसे पुराना और अवशिष्ट बलित पर्वत भी है। अरावली कैसा है, सबसे पुराना और बलित पर्वत भी है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए जो इतना रहने देता हूँ। ठीक है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इकोनॉमिक्स का पार्ट लेके आएंगे, 25 क्वेश्चन का, इकोनॉमिक्स का 25 क्वेश्चन लेंगे। और जो भी मेरे दोस्तों क्लास 9 10th के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं
बिहार स्टेट यानी कि बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम देंगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहे, ठीक है ना, और बाकी अपना खुद सेल्फ स्टडी करें। खास करके बिहार स्टेट के लिए बीटीसी का जो बुक है सोशल साइंस का उसको पढ़ते रहे, और बीटीबीसी यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक को भी फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों मैं विदा लेना चाहता हूँ। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।